ये लोग ना आरबीआई रजिस्टर नहीं थे लोग, कोई भी रजिस्टर्ड नहीं थे। और लोन दे रहे थे। हाँ, तो कैसे देते हैं पैसा लोग? अगर एनबीएफसी होना चाहिए ना, अगर आप किसी को लोन देते हो तो। क्लियरली होना चाहिए। हाँ हाँ। पर ये क्या कर रहे थे कि कोई छोटी सी एनबीएफसी जो डिफंक्ट थी, हाँ उनके थ्रू ये चैनल पैसे को अच्छा। लगा रहे थे, और उस एनबीएफसी का जो मालिक था उसको कुछ नहीं, उनको कोई छोटा सा शेयर दे रहे थे हाँ समझ गया। प्रॉफिट का। तो इसमें उन्होंने कमाया। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि जब रिपेमेंट नहीं आती थी तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज देते थे कि आपने पैसा नहीं दिया। ओहो। तो ये गलत प्रैक्टिस है। कलेक्शंस का आरबीआई का अलग एक नियम है कि आप सवेरे 8 बजे से रात को 8 बजे तक ही कॉल कर सकते हो, आप इतने बजे से इतने बजे तक विजिट कर सकते हो। आपके जो कलेक्टर्स हों वो सर्टिफाइड होने चाहिए कलेक्शन के लिए, एग्जाम्स हैं उनके। ओ क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पहले तो गुंडे हुआ करते थे। फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत। मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉक एज ईलन मार्केट्स का। दोस्तों फेस टू फेस के माध्यम से शेयर बाजार का एक अच्छा खासा नॉलेज, चाहे आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं चाहे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये नॉलेज बेस मैंने आपके लिए तैयार किया है। तकरीबन 197 या 98 वीडियो हो चुके हैं और हर वीडियो एक नगीने के मुकाबले अगर आप इसको देखेंगे, समझेंगे, पूरे सीरीज़ को अगर प्रॉपरली इम्बाइब करेंगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों मुझे लगा इस वीडियो में ना थोड़ा सा टेंजेंट को चेंज करते हैं। शेयर बाजार तो है ही जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, पर इन दिनों मैंने देखा है कि भर भर के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो आपको लोन दे रहे हैं। और ये लोन वाला कहानी ना मुझे बहुत चिंतित करता है, बिकॉज मेरी थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं लोन के चक्कर में नहीं पड़ा कभी आज तक, लेकिन हाँ लोन है इंपॉर्टेंट चीज़। स्पेशली अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, एक हाउस होल्ड ग्रोथ की बात करें, तो लोन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आज के इस वीडियो में ना हम लोग चर्चा करेंगे फ्रॉम एन एक्सपर्ट। ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग तो बहुत चर्चा किए हैं, आज हम लोग बात करेंगे लोन के ऊपर में कि लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए। और जो अभी इन दिनों लोन का जो एक फ्लो चला है सोसाइटी में, जहाँ पर फिनटेक से जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सही तरीका है उनको इवेल्युएट करने का और किससे आपको लेना चाहिए। दोस्तों मेरे साथ आज जो जुड़े हैं ये बैंकिंग के, कॉर्पोरेट बैंकिंग में ग्लोबली, सिंगापुर में, हांगकांग में थे, काफ़ी साल इन्होंने वहाँ काम किया है और अभी एक एंटरप्रेन्योर है और बहुत अच्छा एक पाथ इन्होंने पकड़ा है कि कैसे लोगों के लाइफ को इजी किया जाए। बिफोर आई कॉल हिम, छोटा डिस्क्लेमर, मेरा इनके साथ में कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, मेरा कोई भी रेवेन्यू शेयरिंग या कुछ भी नहीं है इनके साथ में। मुझे ये अच्छे लगते हैं, इनकी बातें मुझे अच्छी लगती है, मुझे लगा ही विल बी द राइट पर्सन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। सो लेट मी इन्वाइट for this interaction मुकेश बुबना। हेलो। गुड मॉर्निंग विवेक। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? एकदम मजे। मस्त मस्त। मुकेश भाई, आपने फ्रेमवर्क तो सुन ही लिया, तो लोन इतना कुछ है बात करने के लिए उसका। मैंने आज तक कभी लोन पे वीडियो रिकॉर्ड किया नहीं है, यू आर द फर्स्ट पर्सन एंड आई एम विशिंग कि ये वीडियो में ना पूरा ये जो नया लोन इकोसिस्टम डेवलप हुआ ना, इसके बारे में आपसे चर्चा होगी। बट पहले आपके बारे में जानेंगे, मोर अबाउट यू। तो मैं अर्ली 90s में सिटी बैंक ज्वाइन किया था कलकत्ता में, इन ब्रबन रोड एंड कनक बिल्डिंग। जब यहाँ पे हम लोग लोन्स अगेंस्ट शेयर्स करते थे, मैं वो डिपार्टमेंट देखता था। पर उसके पहले की भी एक वाक़या है जो मुझे बैंकिंग में लेके गई। हमारे फैमिली में कोई भी जॉब नहीं करता है, सब बिजनेसमैन ही है। पर हम रहते थे एक बिल्डिंग में जिसका ग्राउंड फ्लोर एक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, और हमारा डेली आना जाना उसके थ्रू ही होता था। हमारे लिए वो बैंक 24 घंटे खुला था क्योंकि हमारी एंट्रेंस और उनकी एंट्रेंस कॉमन थी। और जब मैं 2 बजे स्कूल से आता था तो वो लोग कैरम खेल रहे होते थे या टेबल टेनिस खेल रहे थे। तो मैं बोला ये बड़ा अच्छा चीज़ है, 2 बजे काम ख़त्म, मज़े करेंगे। पर मुझे ये मालूम नहीं था कि अगर मैं सिटी बैंक ज्वाइन करूँगा तो वहाँ पे उनका फॉर्मूला था 1 2 3, जिसको हम कहते हैं। अच्छा। एक आदमी को हायर करो, 2 आदमी का सैलरी दो और 3 आदमी का काम ले। अरे वाह। तो हमारे लिए वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम लोग 24/7, एक स्टार्टअप कहूँगा मैं, क्योंकि उस टाइम पे 90s में
कोई रूल बुक नहीं था, इंडिया में कंज्यूमर बैंकिंग थी नहीं, हम ही एटीएम लेके आए थे इंडिया में। तो और सब हम लोग एंड टू एंड, सब लोग 23 से 26-27 साल के लड़का लड़की होंगे फ्रॉम MBA इंस्टीट्यूट्स एंड CAs, और हम लोग रूल बुक लिख रहे थे इंडिया में, और नए नए प्रोडक्ट नए नए जोग्राफीज में क्रेडिट ला रहे थे। अच्छा, ये वही समय था क्या जब आदित्य पुरी साहब भी सिटी बैंक में थे? हाँ, ओह, तो बैंकिंग पूरा थॉट प्रोसेस ही बैंकिंग का तो उन्होंने सेट किया था या सिटी ने सेट किया था? मतलब वो तो ऑब्वियसली बेनिफिशियरी थे उसके। करेक्ट। तो सिटी बैंक को एक कंज्यूमर बैंक का यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है इन साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि हर मतलब कंट्री में भी, फिलीपींस ले लो, इंडोनेशिया ले लो, इंडिया ले लो, सब जगह कंज्यूमर बैंकिंग को पायनियर करने वाले और फॉरेन बैंक में यही थे। तो आप सिटी बैंक कलकत्ता में थे, फिर यू शिफ्टेड टू सम अदर कंट्री? तो मैं फिर उसके बाद गया चेन्नई, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग हब था। अच्छा। उसके बाद मैं गया बॉम्बे, उसके बाद वापस आया चेन्नई। पर हम लोग का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते थे, हमें हर शहर भेज दिया जाता था, अपने आप सब कुछ करना पड़ता था। तो इसीलिए आज की तारीख में मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं एक अपनी खुद की कंपनी चला सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर फंक्शन में अपने हाथ से काम किया। दूसरा, फिर मैं चला गया अर्ली 2000 में सिंगापुर एज द CFO फॉर द अनसिक्योर्ड एंड क्रेडिट कार्ड। अच्छा। पर मुझे फिनेंस में से ज़्यादा बिजनेस समझ में आती थी। फिनेंस तो आउटकम है बिजनेस का, आप कैसे चलाते हैं। तो जो हमारी बातें होती थी विद द सीनियर्स, जो हमारे एशिया पैसिफिक CEO थे उस टाइम पे, मैं उनको कॉज एंड इफेक्ट बता के फिर फाइनेंस बताता था। वो ही नहीं बोलता, मैं खाली ये नहीं कहता था कि आज इस महीने हमने $25 मिलियन बनाया बॉटम लाइन। मैं उनको बोलता था यहाँ पे हमारे को ये 3 प्रॉब्लम आई, यहाँ पे 3 अच्छी चीज़ हुई, अगर ये 3 प्रॉब्लम को हम कम कर सकें और इसके लिए ये करना पड़ेगा। तो उनको ये बातें अच्छी लगी, फिर उन्होंने मुझे फाइनेंस से निकाल के प्रोडक्ट मार्केटिंग में डाल दिया। अच्छा। अलायंसेस में डाल दिया, और फिर मैं वहाँ से चला गया हांगकांग, वहाँ पे उस मार्केट का प्रोडक्ट मार्केटिंग देखने के लिए। तो आप क्योंकि वहाँ पर रहे हुए हैं, और इंडिया आज जो इंडिया है, मैं एक्चुअली आज के इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात करूँगा आपके साथ में, उस समय का जो सिंगापुर, हांगकांग है और अभी इंडिया में, तो कौन एडवांस ज़्यादा है? इंडिया बहुत बहुत आगे हो गया है। अच्छा। लास्ट 7 साल में अगर कोई कहे कि इंडिया में आप विदाउट कैश जी सकते हो, 100% जी सकते हो। मैं जब पहली बार सिंगापुर गया था और वहाँ पे उनका एक बस का टैप कार्ड है, वो फैंटास्टिक दिखा था मुझे, मैं तो हैरान रह गया था। फिर मैं जब हांगकांग गया तो उनका एक ऑक्टोपस कार्ड है, आप सब जगह दुकान पे टैप कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे साथ पहले दिन ऐसा हुआ कि मैं ट्रेन से उतरा, वहाँ पे हर स्टेशन पे एक 7-Eleven है, सैंडविच लोग खरीदते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने भी सैंडविच के लिए लाइन लगा ली, मैंने सैंडविच ली। पर मेरे पास मेरे को उस टाइम तक ऑक्टोपस कार्ड नहीं मिला था, तो मैंने कैश में दिया, तो उसने लेडी ने मुझे साइड कर दिया। बोले 100 जन है लाइन में, इनका 1 सेकंड में ट्रांजैक्शन होता, तुम $25 दोगे या $50 दोगे, मेरे को तुमसे अभी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। मुझे 20-25 जन का वेट करना पड़ा। फिर मैं अब इंडिया में यही चीज़ मैं देख रहा हूँ, अपना जो QR कोड का अडॉप्शन है UPI का, राइट, आप सब्जी वाले को दे लो, टैक्सी वाले को देख दो, सब जगह आपको जो यूबिक्विटस UPI पेमेंट है। और दूसरा है ये जनधन, आधार, मोबाइल का पेनिट्रेशन हर घर में है। हमारे घर पे काम वाली आती है, वो भी मोबाइल पे, और वो भी स्मार्टफोन पे, और उसका बेटा भी, उसके पास अलग स्मार्टफोन है। तो ये जो जनरेशन इंडिया में आ रही है, जेन ज़ेड, मोबाइल, आधार के कारण आइडेंटिटी का सबका क्लियर है, राइट, और जनधन जितने बैंक अकाउंट खुल गए हैं, तो बैंकिंग हैज बिकम वेरी वेरी इजी फॉर एवरीबॉडी। करेक्ट। तो ऑब्वियसली बैंकिंग का पेनिट्रेशन बढ़ गया है, इट्स नाउ वी ऑल आर इंटायर पॉपुलेशन लिटरली कनेक्टेड। तो जो फाइनेंशियल एसेट्स है उनका एक्सेस बहुत ईजी हो गया है। तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास, इसलिए इसमें ग्रोथ भी देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से, म्यूचुअल फंड्स ग्रो किया है। बट जो मेरा आज का वीडियो का कंसर्न है वो है लोन। और अभी इन दिनों RBI बहुत स्ट्रिक्ट भी हुआ है, कोई न्यूज़ आया था ना, चाइनीज़ ऐप है उनको बैन कर दिया जो लोन दे रहे थे। ये पूरा एक बार बताइए ना कि प्रॉब्लम क्या था ये? सो लास्ट 6 साल में 2 चीज़ इंडिया में शुरू हुई है। एक है स्मॉल टिकट पर्सनल लोन, इसको कहते हैं जो 50,000 रुपए के नीचे के लोन है, राइट। जैसे आपने शैम्पू के 1980s या 90s में
2 लीटर की बोतल को सैशेस में देखे थे। हाँ वैसे ही अगर आप सोचें तो पहले लोन्स होते थे 2 लाख 3 लाख रुपए के, अब एक छोटा 10,000 5,000 3,000 रुपए का लोन देने की क्षमता आ गई। ये बैंक नहीं कर सकते, ये फिनटेक कर सकते हैं क्योंकि वो डिजिटल है। बैंक भी डिजिटल है पर उनका रिस्क असेसमेंट क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है और उनका जो कॉस्ट पड़ता है एक 3,000 रुपए के लोन के लिए, उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। फिनटेक के लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि उनके पास ब्रांच नहीं है। एक ये कॉन्सेप्ट आया। दूसरा आया बाय नाउ पे लेटर, राइट। ये बाय नाउ पे लेटर क्या है? एक तरह से देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड के बिगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। इंडिया में आज भी 50 मिलियन क्रेडिट कार्ड है और वो भी 2 क्रेडिट कार्ड होने के साथ सोच लीजिए 25 मिलियन कस्टमर्स हैं। 3% पेनिट्रेशन है, बहुत कम है। तो इसके कारण जो नए बच्चे जो 25 से 30 साल में उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, उनको क्रेडिट चाहिए होता है और अमेजोन पे शॉपिंग करने के लिए उनके लिए बहुत आराम है। 6 साल में जहां मैं बोलूँगा कोई 50,000 रुपए के नीचे लोन नहीं कर रहा था, आज की तारीख में 87% ऑफ द लोन डिसबर्स्ड एवरी मंथ is less than 50,000 rupee every month and it is running in millions. 50,000 रुपया पर मंथ का लोन डिसबर्समेंट की टोटल वैल्यू ऑफ द लोन? तो नहीं, 50,000 रुपए एक इंसान का लोन, अच्छा, उसका नीचे, और दैट इज गिवन टू मिलियंस ऑफ बोरोवर्स इन इंडिया, ऑल 100% डिजिटली। अब ये पायनियर किया गया फ्रॉम चाइनीज कंपनीज। चाइनीज कंपनीज ने ये चीज पायनियर कर लिया था 2005-2006 में। अच्छा, उनको इंडियन मार्केट समझ में आया कि ये भी बढ़ेगा, वैसा ही कंज्यूमर इफेक्ट आएगा। वो लोग यहाँ पे आए। अब वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने 2-3 गलत प्रैक्टिसेस लेके आए। एक है यूसरी इंटरेस्ट रेट, मतलब आप सोचिए अगर आप लोन ले रहे हो 1,000 रुपये का 15 दिन के लिए और आप वापस चुकाना है 1,200 रुपया, तो आप सोचिए कितना इंटरेस्ट है उसका, राइट। 400 रुपया महीने का, 4,800 रुपया साल का। तो ये एक उनके लिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट मशीन बना। दूसरा, उन्होंने कोई भी क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट ही नहीं किया, तो किसी को मालूम ही नहीं है कि इस इंसान ने किसी से लोन लिया है, तो क्रेडिट ब्यूरो की महत्व खत्म हो गई। एक बार क्रेडिट ब्यूरो कॉन्सेप्ट को समझाइए। आई थिंक सिविल वगैरह सब क्रेडिट ब्यूरो। हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट। इंडिया में 4 क्रेडिट ब्यूरो हैं। हम लोग जैसे वैसे तो बहुत फोटोकॉपी मशीन है, जेरोक्स बोलते हैं। हाँ। वैसे यहाँ पे सब लोग सिविल बोलते हैं। अच्छा, पर और 3 है। एक है एक्सपीरियन, दूसरा है इक्विफैक्स और तीसरा है क्रिफ हाईमार्क और चौथा है सिविल। 4 कंपनी को लाइसेंस मिली है आरबीआई से टू एग्रीगेट डेटा फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर गिविंग लोन्स। ओके, और ये चारों प्राइवेट है? हाँ, चारों प्राइवेट है। ये इसमें जनरल परसेप्शन क्या है ना कि सिविल तो गवर्नमेंट की है। नहीं ना, सब प्राइवेट है। बैंक इसमें लार्ज शेयर होल्डर्स होते हैं, पर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी है इन कंपनियों में। ओके, राइट, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए आप जाते हैं अपने फ्रेंड से लोन लेते हैं, बोलते मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें 1 वीक में दूंगा। आपका फ्रेंड सिविल में रिपोर्ट नहीं कर सकता। पर जो भी रेगुलेटेड एंटिटी है, रेगुलेटेड एंटिटी कौन हो गए? एनबीएफसी हो गई, राइट, फाइनेंस कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, गवर्नमेंट बैंक, जो भी बोलिए, पीएसयू बैंक्स, ये सबको रिपोर्ट करना ज़रूरी है कि इस आदमी ने इतना लोन लिया पहली बार, दूसरी बार कि उन्होंने लोन चुका रहे हैं कि नहीं चुका रहे हैं, और नहीं चुका रहे तो कितने दिन से नहीं चुका रहे हैं। अब ये क्या होता है, ये जब डेटा इकट्ठा होता है, सपोज कर लिया आपने एक कार लोन लिया है, एक घर का लोन लिया है, एक पर्सनल लोन लिया है, एक फ्रिज का लोन लिया है। अब ये 4 कंपनी से आप ले रहे हो और वो चारों कंपनी बताती है, ये चारों को 4 सिविल CIC बोलते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। अगर इनको आप बता रहे हो तो एक आपका प्रोफाइल बनते चला रहा है। आप हाउसिंग लोन टाइम से दे रहे हो पर गाड़ी लोन कम टाइम से नहीं दे रहे हो, उसके कारण आपका स्कोर गिरेगा। और ये स्कोर स्टैंडर्ड है इंडिया में 0 to 900, 900 बीइंग द बेस्ट, 0 बीइंग कि आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इंडिया में। ओके, राइट, ओके। तो जिसको बोलते हैं कि 750 के ऊपर अच्छा स्कोर है। पर हर फिनेंस कंपनी अलग अलग बैंड में रिस्क लेती है, कोई 600, कोई 500, कोई 700, कोई 900। तो ये स्मॉल लोन्स की रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही थी। अच्छा, तो फिर अगर वो रिपोर्टिंग ही नहीं है तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या खराब हो रहा है। एक प्रॉब्लम वो था। ये लोग ना आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं थे लोग? कोई भी रजिस्टर्ड नहीं थे और लोन दे रहे थे। हाँ, तो कैसे देते हैं पैसा लोग? अगर एनबीएफसी होना चाहिए ना, अगर आप किसी को लोन देते हो तो क्लियरली होना चाहिए। हाँ। पर ये क्या कर रहे थे कि कोई छोटी सी एनबीएफसी जो डिफंक्ट थी, उनके थ्रू ये चैनल
पैसे को अच्छा। लगा रहे थे, और उस NBFC का जो मालिक था उसको कुछ नहीं, उनको कोई छोटा सा शेयर दे रहे थे हाँ, समझ गया। प्रॉफिट का। तो इसमें उन्होंने कमाया। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि जब रीपेमेंट नहीं आती थी तो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज देते थे कि आपने पैसा नहीं दिया। ओहो। तो ये गलत प्रैक्टिस है। कलेक्शंस का RBI का अलग एक नियम है कि आप सवेरे 8 बजे से रात को 8 बजे तक ही कॉल कर सकते हो, आप इतने बजे से इतने बजे तक विजिट कर सकते हो। आपके जो कलेक्टर्स हों वो सर्टिफाइड होने चाहिए कलेक्शन के लिए, एग्जाम्स हैं उनके। ओ, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पहले तो गुंडे हुआ करते थे पहले पर उसी के कारण RBI देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करता है हर बार, राइट? अच्छा अच्छा तो उन्होंने नियम लाए हैं, अच्छा। राइट? मतलब कलेक्शन एजेंट, अब प्रॉपर सर्टिफाइड कलेक्शन एजेंट होगा वही आ सकता है घर पे। हाँ, पहले क्या होता था, हम लोग एक लोकेलिटी में रहते थे, तो अभी तो हम लोग सॉल्ट लेक में रहते हैं तो वहाँ चिल्ला चिल्ली कम होती है, पर उसके पहले वाली लोकेलिटी में रहते थे तो हफ्ते में एक बार तो चिल्ला चिल्ली आ ही जाती थी कि चिल्ला रहा गुंडा, बाइक नहीं जाओ हमी अब ये सब करने के लिए आपको प्रॉपर प्रोसीडियर्स हैं, आप उसको अडॉप्ट करेंगे तभी आप एक रेगुलेटेड एंटिटी कहलाएंगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत कुछ होता है, राइट? इसीलिए जो आपने प्रश्न पूछा किससे लेना चाहिए किससे नहीं लेना चाहिए, हाँ, देखिए आप कोई भी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोई भी वेबसाइट जाइए, सबसे पहले ये मालूम कीजिए कि ये RBI रेगुलेटेड है कि नहीं, राइट? अगर वो RBI रेगुलेटेड नहीं है तो उनसे काम करने में आपको अभी शायद अच्छा लगे कि 2 मिनट में पैसे मिल जाएंगे, पर आगे जाके तकलीफ होगा। तो इसके अंतर्गत जब ये प्रॉब्लम आया कोविड टाइम पे, आंध्र प्रदेश में कुछ लोगों ने सुसाइड किया, फिर CBI की इंक्वायरीज हुई, कंपनीज बंद हो गई, 200 या 300 ऐप्स को बंद कर दिया गया है गूगल में। इधर से फिनेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि पूरे लिस्ट बनाइए जो जो ऑथराइज्ड है और बाकी सबको गूगल प्ले स्टोर ये सबसे हटा दीजिए। पर क्या है कि खाली गूगल प्ले स्टोर तो नहीं है, इतने सारे प्ले स्टोर्स हैं, तो तरह तरह से इंडिया ऐसे भी बहुत बड़ा है, इतना एजुकेशन RBI भी नहीं कर सकता, तो हमें खुद को सतर्क होना होगा, राइट? हमारी एजुकेशन हमें खुद को करना पड़ेगा। तो अब ये हो गया है कि RBI ने एक नया डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन निकाला है। ओके। अभी डिजिटल लेंडिंग क्या फ़र्क हुआ, देखिए अगर हम देखें लास्ट 10 साल 15 साल में इंडिया में बहुत चेंज आया है। उसके पहले आपको एक डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को कॉल करना पड़ता था, वो आता था आपसे फॉर्म भरवाता था, या आप सिग्नेचर करते थे वो फॉर्म भरता था, राइट? और अग्रीमेंट पे साइन करते थे, फिर वो आपसे PDC लेके जाता था, राइट? फिर वो आपको बोलता था कि आपका बैंक अकाउंट में 7 दिन में क्रेडिट हो जाएगा। अब इंडिया में मैंने कहा जैम, जनधन, आधार, मोबाइल, राइट? मोबाइल इज़ अ बिग इनेबलर। उसके ऊपर आप देखिए आ गया है इंडिया में ई-नैच। ई-नैच है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तो वो PDC को बंद कर दिया। अच्छा अच्छा। तो अगर आप वो ई-नैच करते हैं तो बैंक या कोई भी फिनटेक को 2 मिनट में मालूम पड़ता है कि आपका हर महीने कितने तारीख को हम डेबिट कर सकते हैं, और वो रिवोकेबल नहीं है, राइट? अब वो UPI पे भी आ गया है। ओके। फिर आ गया कि आपके आधार में मैं जाके आपके थ्रू eKYC, वीडियो KYC या eKYC कर सकता हूँ, डिजिटल KYC कर सकता हूँ। अब मुझे वो आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है वो भी नहीं चाहिए। अभी आपने 2-3 दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा होगा कि एक कंपनी फिनटेक है जिसमें धोनी के नाम से, अभिषेक बच्चन के नाम से किसी ने फ्रॉड करके क्रेडिट कार्ड ले लिया। अच्छा। तो आपको अब सतर्क रहना पड़ेगा, आप अपना किसको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। अगर आप गलत कंपनी को डॉक्यूमेंट देंगे तो मिसयूज़ होगा, और आप किसी DSA को भी देंगे वो तो 100 कॉपी बना सकता है उसका। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट देते हैं आपको बड़ा सतर्क होकर देना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी, अपनी इनकम डॉक्यूमेंट, अपने कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसको देते हैं वो बहुत ट्रस्टवर्दी कंपनी होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो इसमें एक और पॉलिसी है डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइन में कि कोई भी कंपनी फिनेंस का काम कर रहा है तो उसे सारा डेटा एंड डॉक्यूमेंट इंडिया में ही स्टोर करना पड़ेगा। क्लाउड में भी करे, पर वो क्लाउड का जो सर्वर वो इंडिया में होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि बीच में मास्टर कार्ड को भी बंद किया था उन्होंने काम करने से, क्योंकि मास्टर कार्ड डिड नॉट। सो RBI बहुत सतर्क भी हो रहा है, पॉलिसीज अच्छे बना रहा है, राइट? तो इसीलिए डिजिटल के कारण आज की तारीख में कोई भी एक्चुअली देखा जाए 5 से 7 मिनट में फॉर्म भर सकता है, अपना डिटेल दे सकता है।
उसके पीछे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एल्गोरिथम्स हैं, जिसके कारण वो तुरंत बता सकता है कि आपको लोन देगा कि नहीं देगा। थोड़ा ये मैं आरबीआई के जो रूल्स हैं इस पर थोड़ा टाइम और स्पेंड करता हूँ। एनबीएफसीज जो हम कॉमन पालन्स में यूज़ करते हैं कि जो हमको लोन दे सकते हैं, बट अलग अलग कैटेगरी ऑफ एनबीएफसीज होते होंगे ना, हाँ, क्योंकि वो हाउसिंग लोन देने वाले अलग होते होंगे, पर्सनल लोन देने वाले, तो ये कैटेगरीज के बारे में आप बता पाएंगे? सो देखिए, एक एनबीएफसी मेरे ख्याल से अब 13 कैटेगरीज हो गए हैं। ओके। एक है एनबीएफसी फिक्स डिपॉजिट टाइप की, बहुत कम है, 6-7 ही हैं। Okay. जैसे बजाज है, श्रीराम फाइनेंस है, पिरामल फाइनेंस है, ये लोग हैं डिपॉजिट, जो पब्लिक से डिपॉजिट लेके काम कर सकते हैं, अच्छा। राइट। फिर है एनबीएफसी जो नॉर्मल है, राइट, वो 2,500 है इंडिया में, और अभी तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली कलकत्ता में बहुत बंद करी है, अब धीरे धीरे रिवोक कर रहे हैं। और अब एनबीएफसी लाइसेंस नया दे भी नहीं रहे हैं, और जो पुराने हैं, पहले 2 करोड़ पे लाइसेंस मिलता था, अब उसको बढ़ा के धीरे धीरे 5 से 10 करोड़ का कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म पे ले जा रही है आरबीआई। फिर अभी जो उन्होंने 2-3 लेटेस्ट ऐड किया है, एक है एनबीएफसी पीयर टू पीयर लेंडिंग। अच्छा, ओके। राइट, ये एक नया कैटेगरी जो 2018 में ऐड हुआ, दैट इज द लेटेस्ट एडिशन। करेक्ट, आई थिंक इसी पे आप काम कर रहे हैं। हाँ, तो इस पे तो हम लोग डीप में स्टडी करेंगे ये एग्जैक्टली क्या है। राइट। तो लेंडिंग 3 तरह की कंपनियां कर सकती हैं आप अगर देखें तो। एक है आपकी बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, और एनबीएफसीज। अब एनबीएफसी में जैसे हाउसिंग फाइनेंस है, ऐसा नहीं है कि वो अनसिक्योर्ड लोन नहीं कर सकती, पर उनका पहला मेजर फोकस है कि वो 90-95% हाउसिंग फाइनेंस में करें। अच्छा। एक एनबीएफसी एमएफआई कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस, वो लोग अनसिक्योर्ड लोन ही करते हैं, पर वो जो लोएस्ट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, जो हाउस होल्ड 3 लाख रुपए के नीचे हैं, राइट, और उसमें खाली वुमन को दिया जाता है, तो उनका फोकस वो है। जैसे बंधन बैंक है। बंधन तो बैंक बन गया, पर पहले वो माइक्रो फाइनेंस था। पहले वो यही था। उज्जीवन भी वही था, पहले अच्छा। उज्जीवन भी खाली माइक्रो फाइनेंस था, फिर वो बन गया बैंक। ओके, राइट। भाई इनका फोकस ज़्यादातर वुमेन लेंडिंग पे था शुरुआत में क्योंकि रिकवरी उसमें बेटर होती है। बहुत बहुत बेटर है। देखिए, जैसे कहते हैं, एक अगर आपने लड़की को पढ़ा दिया ना, हाँ। तो पूरे घर को पढ़ा दिया। सही। वैसे ही कहते हैं कि अगर आपने लड़की को कमाना सिखा दिया, तो पूरे घर परिवार का आपने चेंज कर दिया लाइफस्टाइल ही। और मैं खुद गया हूँ गांव-गांव में ड्यूरिंग कोविड टाइम। ये लेडीज इतनी अच्छी हैं, उनको क्लियर था कि उस कोविड टाइम पे हम कमा नहीं सकते। जैसे मैं एक लड़की से मिला, वो फूल का दुकान चलाती थी। हाँ। मैंने तो फूल बिकना ही बंद है, तो मैं और लोन नहीं लूँगी। अच्छा। अब मुझे ये बताओ, इसको मैं चुकाऊँ कैसे? मेरी कमाई भी कम हो रही है। तो हमने बोला कि गवर्नमेंट ने अभी मॉनिटोरियम प्लान निकाला। मॉनिटोरियम मतलब 3 महीने या 6 महीने आपको अभी पेमेंट नहीं करना जब तक कोविड नहीं आया, राइट। फिर अभी रिसेंटली गया, एक लेडी से मिला, वो कहीं पहले फैक्ट्री में काम करती थी, कोयम्बटूर के बाहर में लेथ फैक्ट्री थी, पॉलिशिंग का काम करती थी। उसने बोला कि मेरे को फैक्ट्री जाना आना, फिर घर भी संभालना चल नहीं रहा था, तो मैंने अपने फैक्ट्री वाले से बात किया कि मैं खुद मशीन खरीद लूँ, आप मेरे को जॉब वर्क दे दो बाहर में। उसने पहला लोन लिया था 2 साल पहले, फिर उसने और एक लोन लिया 1.5 साल बाद। आज के तारीख में वो 3 मशीन चलाती है, वो, उसकी सासू माँ और उसकी बेटी। क्या बात है। तीनों मिलके, राइट। आज की तारीख में उनका जो मैंने डिफरेंस देखा लाइफस्टाइल, मैंने उनका पहला घर का फोटो देखा और आज उनका पक्के घर का फोटो देखा। जो आपको खुशी मिलती है ना कि आपने इस लोन के कारण एक परिवार का जीवन चेंज कर दिया, वो उससे दिखता है। सही। तो एक होता है गुड लोन और एक होता है बैड लोन। गुड लोन जो आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल को बेटर करता है, इन्हेंस करता है, और बैड लोन मतलब हमको वो चीज़ चाहिए नहीं, बट हम ऑनलाइन गए, ई-कॉमर्स में गए, पसंद आ गया, बाय नाउ पे लेटर में चले गए। तो हाउ विल यू डिफाइन दिस डिफरेंस की किस तरह के लोन अच्छे लोन हैं जो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने सोचना चाहिए, और किस तरह के लोन है जो अपने को कभी नहीं लेना चाहिए कि नहीं इसके लिए तो लेना ही नहीं अपने को लोन? तो देखिए, गुड लोन तो अगर आपका चाहे वो कंजम्पशन ही हो या इनकम, पहले तो इनकम जनरेटिंग लोन इज ऑलवेज गुड, राइट, क्योंकि आप इनकम जनरेट करेंगे उसी से रिपे भी करेंगे। पर ऐसा भी होता है कंजम्पशन। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है। मेरे फादर का जर्नी, वो एंटरप्रेन्योर थे, राइट, तो जो भी पैसा आता था बिजनेस में लग जाता था।
पर हम लोग भी ग्रोइंग फैमिली थी, तो हमारी एक आशा थी कि एक खुद का गाड़ी हो, खुद का घर हो। हाँ। हम 1970s की बात कर रहे हैं। हाँ। उस टाइम पे गाड़ियाँ भी बहुत कम बनती थी, वेटिंग पीरियड भी होता था और हर साल प्राइस बढ़ जाता था। तो जो सेविंग होती थी वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली नॉट इनफ टू बाय दैट कार, Correct. तो पोस्टपोन होते रहा। हाँ। अब मेरा जनरेशन आया, मुझे याद है कि जैसे ही मैंने बैंक ज्वाइन किया, लकीली बैंक एम्प्लॉयज़ को हमें बहुत कम, जहाँ पे उस टाइम पे कार लोन का ही रेट 18 से 22% था, मुझे मिला था लोन 4% पे। अच्छा। मैंने तो गाड़ी खरीद ली, तुरंत की तुरंत गाड़ी खरीद ली। तो उससे मेरी टाइम बची लाइफ में, मेरे को जाने आने में सुविधा रहा, मैं बहुत अच्छा अच्छा काम कर सका, लोगों से मिल सका, तो उसमें कोई खराबी नहीं थी। और आज की तारीख में अगर हम देखें, अगर हाउसिंग लोन ना हो तो पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी, क्योंकि आपका हाउसिंग बूम नहीं आएगा, लोग खरीद नहीं पाएंगे। आज की तारीख में एक छोटा सा फ्लैट भी आप कलकत्ते में खरीदने जाएं या बम्बई में खरीदने जाएं, 50 लाख के नीचे नहीं मिलेगा आपको। तो प्रोडक्टिव एसेट के लिए ही लोन ले तो लेना ठीक चाहिए। है। हाँ, अब ये जो नया है बाय नाउ पे लेटर, इसमें आई थिंक इम्पल्स परचेज होता है। तो सबसे पहले तो अपने को रुक के सोचना चाहिए, ये क्या करेगा मेरे लिए, या मेरी फैमिली को आगे लेके जाएगा कि मेरे को थोड़ा दिन बाद पीछे लेके जाएगा। अभी तो अच्छा लगेगा, अगर मैं आज आईफोन 14 खरीदूंगा, हाँ। मेरे को 10 दिन बहुत अच्छा लगे, पर वो आईफोन 14 में भी वही फीचर है, थोड़ा कैमरा बढ़िया है। मैं खुद आज की तारीख में आईफोन 10 से खुश हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने खुद देखा है मेरे ऑफिस में एक कॉल सेंटर का बंदा आईफोन 14 लेके घूम रहा है अभी अभी। मैं उससे पूछा भी कि तेरी तनख्वाह के कितने महीने के सैलरी चलेगी इसमें? हाँ। बोला नहीं सर, मैं ईएमआई से चुकाऊंगा। वाह, बोला, कितना प्राउड है उसका। हाँ, पर मैं बोला ये तो तुम तो फिनेंस कंपनी में काम करते हो और हमारा मुहिम भी है कि हम अपने कस्टमर से जब बात करते हो उसको समझाते हैं कि भाई जो चाहिए उतना ही लेना, ज़्यादा मत लेना। पर उसको इतना प्राउड है कि वो आईफोन 14 लेके घूम रहा है और वो मेरे ख्याल से 1.5 लाख रुपया दे रहा है, तो उसकी तो कम से कम 15 महीने की सैलरी चली गई। कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से रहेगा? तो ये सोचने की ज़रूरत है सब जेन ज़ेड को कि आपको फिनेंशियल लिटरेसी लेना होगा। जैसे बोलते हैं ना कि हमको बचपन में ब्रश करना सिखाया जाता है, बात करना सिखाया जाता है, हमें चलना सिखाया जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी। अब ये भी एक टाइम आ गया है कि हर एक इंसान को फिनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। और ये नहीं कह सकते कि भाई मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो सीए डिग्री का थोड़ी नहीं। फिनेंशियल लिटरेसी इज़ योर पर्सनल राइट। हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक मॉड्यूल होना ज़रूरी है फिनेंशियल लिटरेसी के लिए। नहीं, उसके पहले लोगों में प्रूडेंसी आ जाए, क्योंकि धीरे धीरे वो कम होती जा रही है। बहुत इम्पल्सिवनेस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने क्रिएट किया है, आई थिंक अमेरिकन्स आर अमेजिंग इन डूइंग दैट। हाँ, अमेरिकन बिजनेसमैन लोग को एग्जैक्टली पता है इम्पल्स कैसे क्रिएट करना है। और हम लोग भी, एंड इंडिया हैज़ बीन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, बट हमको भी चेंज कर दिया हम लोगों ने। सब जगह हमारी सेविंग रेट जो 50% के ऊपर होती थी, अब धीरे धीरे गिर भी रही है, राइट। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ गॉन अप, राइट। जो पहले 15 साल पहले हमारे एक्सपेंस शीट में नहीं थी, आ गई है। आज की तारीख में किसी को वाईफाई 1 घंटे ना मिले तो पागल हो जाता है। 1 घंटा बाप रे, कांट इमेजिन। राइट, राइट। और पर कुछ सुविधाएं हैं जो होना चाहिए, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, हमें अडॉप्ट करना चाहिए। बट यस, एक बार रुक के सोचना चाहिए ये क्या मेरे लिए नेसेसिटी है, और नहीं है तो मैं लोन लेके नहीं करूँगा, मैं सेव करके खरीदूंगा, राइट। आपको आईफोन 14 खरीदने या कोई भी बढ़िया फ़ोन खरीदने से कोई नहीं रुकता है, पर आप पहले उसके लिए सेव कर लो, राइट। कमा लो, अपनी कमाई बढ़ा लो, और सबसे बढ़िया तो अपने में इन्वेस्ट करो। आज की तारीख में इतने तरह के एजुकेशंस खुलते जा रहे हैं, पर उसके लिए आप अगर लोन लेके अपने आप को पढ़ाते हो, कोई नया कोर्स करते हो, सपोज कर लो आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है, पर डिजिटल मार्केटिंग भी चेंज होते रहता है, उसके लिए 2 कोर्स के लिए आप लोन लेके करते भी हो, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने में इन्वेस्ट कर रहे हो और उससे आपकी इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर आपने ठीक से कोर्स किया, ठीक से समझा, तो आपकी ज़रूर इनकम बढ़ेगी उसमें। सही है। अच्छा, जैसे आपने अभी जब आरबीआई वाली अपनी चर्चा हो रही थी, तो आपने अलग अलग तरह के एनबीएफसी बताया, उसमें आपने P2P यूज़ किया, एंड यू कम फ्रॉम दैट डोमेन। तो P2P एग्जैक्टली क्या है? सुनने में तो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगता है कि एक दूसरे से लोन ले लो, जो कलकत्ते में तो वैसे ही हम लोग करते ही थे, एक दूसरे से लोन लेते थे, बट उसको अब टेक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया विद अ प्रॉपर सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम। तो इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिए, और क्यों आपने सोचा कि मेरे को ये काम करना चाहिए?
P2P लेंडिंग जैसे इंडिया में ई कॉमर्स यूएस यूके में के बाद में 20 साल के बाद आया अप्रोक्सीमेटली, अच्छा। वैसे ही P2P लेंडिंग यूके में शुरू हुआ था 2005 में और 2006 में यूएस में। और मैं बहुत क्लोजली देखा हूँ क्योंकि मेरी सिटी बैंक की जर्नी दोनों सिटीज़ में यूके और यूएस में मुझे बहुत बार ले जाती थी। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में सारे बैंक लेंडिंग बंद कर रहे थे और ये P2P लेंडिंग ग्रो कर रहा था यूएस में। फिर मैं चाइना जाने लगा, चाइना में भी ये बहुत बूम किया और गलत तरीके से भी बूम किया क्योंकि वहाँ रेगुलेशन नहीं थे। अब यूके में रेगुलेशन नहीं थे, पर वो रेगुलेशन जब आए कुछ भी हलचल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे बिजनेस एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग शुरू से ही रहता है। रेगुलेशन इज ओनली मेकिंग दैट एथिक्स मोर स्ट्रॉन्गर। बट चाइना ग्रोइंग कंट्री है, वहाँ बिजनेस एथिक्स कम थी। तो जब 2018 में जब वहाँ पे रेगुलेशन आया तो सब बंद हो गए मोटा मोटी। पर यहाँ पे रघुराम राजन थे 2016-17 में, उन्होंने देखा इसका नीड। उन्होंने बोला कि एक प्रोडक्टिव एसेट बनना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए। उन्होंने देखा यूके में और यूएस में इसने कैसे ट्रांसफॉर्म किया। देखिए उस मार्केट में 1.5 से 2% का ब्याज सेविंग अकाउंट या एफडी में है ही नहीं, 1% के नीचे का रेट होता है वहाँ पे। तो सारे कंज्यूमर को इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। और वैसे ही अगर अपने इंडिया में भी देखें तो आज का बात छोड़ देते हैं, लास्ट 6 महीने में जो एफडी रेट बढ़ा है, पर अगर हम 3 साल से देखें तो इंटरेस्ट रेट गिरते चला गया और इन्फ्लेशन रेट वहीं रहा है मोटा मोटी। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न ऑन एफडी इज नेगेटिव और उसके ऊपर टैक्स डाल दे तो और नेगेटिव है। एक नया प्रोडक्ट जो इंडिया में आया था 90s में, म्यूचुअल फंड आया था, वो अब घर घर में अभी भी बहुत कम है, फिर भी 40 लाख करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट आ गया। तो रघुराम राजन ने सोचा कि एक नया एनबीएफसी क्रिएट करते हैं, नॉट डिपॉजिट टेकिंग, वी नॉट लाइक बजाज फिनसर्व और श्रीराम, वी नॉट टेकिंग डिपॉजिट, पर हम एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे हम बोरोवर्स को अंडरराइट करते हैं, स्क्रीन करते हैं जैसे बैंक करते हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा और इलैबोरेट करता हूँ स्क्रीनिंग पे। देखिए आज की तारीख में एक अनसिक्योर्ड लोन के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि सामने वाला जिससे आप मिल ही नहीं रहे हैं वो कौन है, आइडेंटिटी क्या है उसकी। वो बोलता है मैं मिस्टर ए हूँ, तो वो मिस्टर ए है क्या? तो उसके लिए आपके पास में बहुत अच्छे टूल्स आ गए हैं। आधार का डेटा आता है, पैन का डेटा आता है, तो आप उससे आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो उस इंसान का। और अगर आप KYC तक देखते हो तो उसमें वीडियो KYC है, तो वीडियो में तो आप आधार का डेटा पुल करते हो, वहाँ से उसका पिक्चर निकालते हो और वीडियो में वो मैच होता है। तो आपके लिए बहुत सही है कि वो इंसान वो है कि नहीं। फिर देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी है कि नहीं। अब कैपेसिटी के लिए उसका इनकम देखना ज़रूरी है। तो पहले तो पे स्लिप्स मांगे जाते थे, अब वो भी दरकार नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि इंडिया में अब अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क आ गया जिसमें 80 बैंक्स ने पार्टिसिपेट कर लिया। तो मोरलेस मेन बैंक्स आ चुके हैं और आते जाएंगे। इस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में एक बोरोवर कहता है कि मैं इस कंपनी को जिससे मैं लोन ले रहा हूँ, मेरे लास्ट 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट पढ़ने की इजाज़त देता हूँ। और 1 दिन के लिए देता हूँ, 5 दिन के लिए देता हूँ, साल भर के लिए देता हूँ, 1 बार के लिए देता हूँ या रिपीटेड देता हूँ, ये उसका परमिशन है। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डेटा हो गया। पहले बैंक बोलती थी ये मेरा डेटा है, नहीं, आरबीआई ने कहा ये कंज्यूमर का डेटा है, तुम तो खाली कस्टोडियन है उसके। तो अब वो कंज्यूमर इतने इजीली शेयर कर सकता है। अब तीसरा आ गया ब्यूरो, क्रेडिट ब्यूरोज, जो हमने 4 नाम लिए। तो अब वो डेटा है कि आपने कहाँ कहाँ से लोन लिया, तो आपकी कितनी डेट है, आपकी कितनी इनकम है, सब मशीन पढ़ सकता है। अब ये पढ़ने के बाद में आप फ्रॉडुलेंट भी नहीं है, आपके ऑल्टरनेट डेटा आते हैं, जैसे फ़ोन से आपके पास 3-4 डेटा और आ सकते हैं जो हेल्प करते हैं टू अंडरराइट। आपका लोकेशन क्या है, आपका SMS का डेटा जो लेटेस्ट हो जाता है, राइट। फिर आपके कॉन्टैक्ट्स, पीपल कहते हैं ना बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो बुरे लोग एक साथ होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स एक साथ होते हैं। तो ये सब एल्गोरिथम के थ्रू, जो मशीन पावरफुल होती है, उसके थ्रू प्रोसेस करके 4 या 5 मिनट में आप येस नो कह सकते हो कस्टमर को। ये हो गया डिजिटल लेंडिंग का पावर। बाप रे। तो एक बार थोड़ा इस पे टाइम स्पेंड कराओ। आधार, अकाउंट एग्रीगेटर और मोबाइल फ़ोन का इंफॉर्मेशन, क्रेडिट ब्यूरो, इतने सारे इंफॉर्मेशन एक्चुअल में देखा है तो ये सारे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है हर आदमी का।
बट जब हम किसी को भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम उसको बहुत कुछ अपने बारे में बता रहे हैं। बहुत कुछ। तो ये मान लिया जाए क्या कि डेटा इज नो मोर मतलब डेटा शेयरिंग इज नो मोर एन इशू। वो आपको मानना ही पड़ेगा कि आपको डेटा देना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको लोन लेना है या आपको कुछ भी आगे करना है तो डेटा तो लोगों के साथ में शेयर करना ही पड़ेगा आपको। 100% करना पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसके साथ शेयर कर रहे हैं वो उसका करेगा क्या, कैसे रखेगा, सिक्योर्ड वे में रखेगा कि नहीं। जो आरबीआई कहती है कि ये इसका सिक्योरिटी ऐसा प्रोटोकॉल होना चाहिए, राइट। आपको कब डिलीट करना है, कितने दिन यूज़ कर सकते हैं, ये सबके गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, हमारी सेबी ना बहुत स्ट्रिक्ट है। आरबीआई से मैंने कभी डील नहीं किया है, तो आप तो बहुत डील करते हैं। आरबीआई सेबी से ज़्यादा स्ट्रिक्टर है कि? मैंने सेबी से ज़्यादा डील नहीं किया तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता, पर मैं कहूँगा कि आरबीआई इज़ फॉरवर्ड लुकिंग अच्छा। एंड मेकिंग पॉलिसीज़। और मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं एशिया पैसिफिक के सारे रेगुलेटर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत डील किया हूँ। हाँ। तो फॉरवर्ड लुकिंग तो बहुत बहुत ज़्यादा है, बट वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि एज ए इंडस्ट्री बॉडी हम जाके बोलें कुछ भी कर दो। वो अपना खुद का माइंड लगाते हैं, कंज्यूमर समझते हैं और फिर उसको फ्रेम करते हैं। मोटा मोटी आपको इन्फॉर्मेशन अगर जा रही है मेरी तो हमको चिंता नहीं करना है, क्योंकि अब आरबीआई रजिस्टर्ड है और आरबीआई आपके पीछे लगी हुई रहेगी। हाँ हाँ, मतलब देखिए, उन्होंने अगर बड़े बड़े यूएस कंपनीज को पॉज करने बोला इंडिया में बिजनेस, हाँ। तो उनके लिए फर्क नहीं पड़ता बड़े हैं या छोटे हैं, उनको रेगुलेशन को इक्वली अवॉइड करना। उन्होंने उनको बहुत टाइम दिया था कि डेटा इंडिया में रहेगा, अब नहीं है तो आप बंद कीजिए बंद काम कर दो, जब तक आपको कंप्लाई नहीं करते। तो ये तो अच्छी बात है आरबीआई की कि ये नहीं कहते चलो छोटा इसको बंद करते हैं, बड़े को देख जाने दो। नहीं, वो तो है। देखिए, अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनी को बंद कर दिया, एचडीएफसी को क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए बंद कर दिया, तो डेफिनेटली कुछ। तो आपके जो प्लेटफॉर्म है, मोनिक्सो नाम है प्लेटफॉर्म, हाँ। तो उस प्लेटफॉर्म का रोल है कि वो ये सारा इन्फॉर्मेशन लेती है अकाउंट एग्रीगेटर से, क्रेडिट ब्यूरो से, और हर इंडिविजुअल का एक आइडेंटिटी एक लेंडर को देती है। करेक्ट? करेक्ट। तो और थोड़ा बताइए। P2P मार्केट प्लेस गाइडलाइंस में 3-4 चीज कही है। एक तो मस्ट क्या करना चाहिए, और ये भी लिखा है क्लियरली कि क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या नहीं कर सकते। आप इसको डिपॉजिट नहीं ले सकते कस्टमर से। ओके। दूसरा, आप गारंटी नहीं दे सकते। ओके। तीसरा, आप पैसे को अपने बैंक अकाउंट में नहीं ला सकते। ओके। इसके लिए आपको एक ट्रस्टी और एक एस्क्रो अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो वो पैसा उसमें जाएगा। ओके। इन्वेस्टर का भी पैसा और बोरोवर का भी पैसा, जो बोरोवर रिपे करेगा वो उसमें जाएगा। आपका प्लेटफॉर्म खाली इंफॉर्मेशन दिखा सकता है। अच्छा। राइट। फिर अब क्या करना ज़रूरी है, आपको हर बोरोवर का आइडेंटिटी चेक करना होगा, आपको उसको स्क्रीन करना पड़ेगा, फिर उसका रिस्क असेसमेंट करके इन्वेस्टर को बताना। जैसे आप हैं, आप स्टॉक एज में, राइट, आपके पास समय नहीं है कि आप समझें कि ये बोरोवर अच्छा है या बुरा है, राइट। पर फिर भी आरबीआई कहता है कि सारा इंफॉर्मेशन आपको दिखाना है। आप देखें ना देखें, पर हमको, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आएंगे तो अगर हमने किसी को लिस्ट किया है तो उसका स्कोर देख सकते हैं, उसका कौन सा सिटी है, उसका कितना इनकम है, कितने साल से काम कर रहा है, इसके कितने पर्सनल लोन है, कितना डेट बर्डन है, सब दिखाते हैं हम आपको, राइट। फिर उन्होंने कहा है कि आप कोई क्रेडिट इन्हांसमेंट नहीं कर सकते, तो मतलब क्रेडिट गारंटीड प्रोडक्ट नहीं कर सकते। आप अगर उसका डेथ के अगेंस्ट में आप इंश्योरेंस ले सकते हो तो कर लीजिए, ओके। पर ये नहीं कर सकते कि आप बोलोगे कि मैं आपको क्रेडिट 8.5% का कंफर्म रिटर्न दे दूंगा, नहीं कर सकते, राइट। और इसमें रिस्क है। और इसमें एक और बात है, जैसे म्यूचुअल फंड और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करता है, राइट। और अगर सब हम एक ही दिन ज्वाइन करते हैं एनएफओ पे, और हम सब एक ही दिन इकट्ठे एग्जिट करते हैं, तो हमारा सबका रिटर्न एक जैसा होगा, राइट। पर यहाँ पे आपका रिटर्न, मेरा रिटर्न अलग होगा। आप जनवरी में आए, मैं फरवरी में आया, तो पोर्टफोलियो डिफरेंस है, क्योंकि आपने पहले 100 लोन जनवरी के लिए, मैंने फरवरी के लोन लिए, उसका पोर्टफोलियो डिफरेंट होता है। अच्छा। तो जब कोई बोरोवर आता है तो उसका प्रोफाइल आप उसमें उससे ले लेते हैं। अब वो ले लेते हैं कैसे? वो अकाउंट एग्रीगेटर, ये सब फ्रेमवर्क से प्रोफाइल आ गया आपके पास। अब उसके बाद है लेंडर। तो लेंडर / इन्वेस्टर, सेम Correct. बात हो गई
क्योंकि यहाँ तो एनबीएफसी वगैरह लेंडर नहीं है, नहीं, यहाँ पर एक आम आदमी लेंड कर रहा है। Correct. तो आम आदमी लेंडर क्या होता है? तो इन्वेस्टर ही होता है। इन्वेस्टर तो वो उसके ऊपर डिसीजन राइट होता है कि वो किसी को भी पैसा दे सकता है और ये अनसिक्योर्ड है। कंप्लीटली अनसिक्योर्ड। हाँ, तो पैसा अगर देंगे, जैसे वही होगी दोस्त को पैसा दे रहे हैं तो पैसा इसमें वापस। बेटर ये है दोस्त को दिए, देखिए दोस्त को देने का आपका मकसद होता है या तो हेल्प करना, हाँ राइट, हाँ पर उसमें एक दोस्ती भी होती है जिसमें आप उससे ज़्यादा पुश नहीं कर सकते। अगर वो न चुका है तो आप पुश नहीं कर सकते। जनरली नहीं चुकाता हो। हाँ राइट। पर यहाँ पे क्या है कि आपके और आपके दोस्त के बीच में एक मोनेक्सो खड़ा है, हाँ राइट, और मोनेक्सो को राइट है टू रिपोर्ट कि आपके दोस्त ने लोन चुकाया नहीं टाइम से, टू इन द ब्यूरो। तो अच्छा, उसके कारण उसका क्रेडिट स्कोर गिरेगा। आप तो रिपोर्ट कर ही नहीं सकते, हम कर सकते हैं, तो उसको इम्पैक्ट होगा। फिर आप कलेक्शन प्यार से करोगे, हम भी प्यार से करेंगे, पर हमारा इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपका टाइम है ना, आप अपने बिजनेस चला रहे हो। आप जब याद आएगा तो एक दिन फ़ोन कर लोगे, कभी मिलोगे सोशल ओकेजन में तो खड़का। पर हमारा तो एक प्रोसेस है। अगर उसने 3 दिन पेमेंट नहीं किया तो एक कॉल जाएगा, 5वें दिन एक कॉल जाएगा, 7वें दिन कोई आदमी जाएगा, 30 दिन हो गया तो लीगल प्रोसेस होगा। तो उस प्रोसेस के थ्रू चलते चला जाता है, राइट। और ब्यूरो स्कोर देखिए, अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था कि लिंक्डइन में किसी ने लिखा कि मुझे बैंगलोर में हाँ घर नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा क्रेडिट स्कोर खराब है। हाँ तो आप सोचिए, और ये होता है ग्लोबली, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको टेलीफोन लाइन भी नहीं मिलेगी और आपको घर नहीं मिलेगा। यूके यूएस में ये भी होता है। बाप, लैंडलॉर्ड्स मांगते हैं क्योंकि आप अपना एक 50 लाख या 2 करोड़ का घर दे रहे हो किसी को, अगर वो चलिए आप डिपॉजिट के थ्रू रख लिया 4 महीने 5 महीना, तो उसमें भी वो बहुत कुछ खराब कर सकता है आपका। बरोबर है। तो आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि आपका टेनेंट का क्रेडिट स्कोर कितना है, और ये बनते चला जा रहा है, राइट। आज के ही न्यूज़पेपर में मैं देख रहा था, एक, मैं ध्यान नहीं कौन सा ब्रांड है, हाँ उन्होंने ये कहा कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा तो मैं इंश्योरेंस पे भी आपको डिस्काउंट दूंगा। आह, क्या बात है, लॉजिकल है। और उसने बोला कि साथ में अगर आप अपना BMI इंडेक्स भी शेयर करोगे, जितने सारे ऐप्स में आते जा रहे हैं, हाँ तो उसके कारण भी मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो मतलब अगर आप हेल्दी हैं, आप फिनेंशियली हेल्दी हैं और फिजिकली हेल्दी है, तो मैं आपको इंश्योरेंस पे भी डिस्काउंट दूंगा। मैंने इस पे ही, मेरे को अभी 3-4 दिन पहले कोई बोला कि ये जो गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है वो भी ऑनलाइन हो गया। करेक्ट। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास एक्सेस है स्पीडोमीटर का। तो अगर 60 आपका एवरेज स्पीड है और आप नीचे रहे हैं तो आपका प्रीमियम कम कर देता है वो लोग। ये जो डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है ना, अगर आप थोड़े दिन में देखेंगे कि आप 27 साल के हैं, मैं भी 27 साल का हूँ, हाँ आप एक्सरसाइज करते हो, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, आपका प्रीमियम कम होगा, मेरा प्रीमियम ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी क्या है, किसी को मालूम नहीं है, तो हमारा और आपका प्रीमियम एक है, पर रिस्क हमारा है, आप सब्सिडाइज कर रहे हो। बरोबर। वैसी कार में, वैसी लोन, अगर आप क्रेडिट कार्ड देखो, क्रेडिट कार्ड पे इंडिया में इंटरेस्ट रेट 44% के अबव है। क्यों है? क्योंकि 70 से 80% लोग रिवॉल्व नहीं करते। वो 45 डे का फ्री क्रेडिट रिवॉर्ड पॉइंट्स यूज करते हैं, और बाकी 15%, तो ये 85 को कौन सब्सिडाइज करता है? ये 15% सब्सिडाइज करता है। अगर उनको मालूम है कि ये 85 नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट रेट गिर सकता है क्रेडिट कार्ड पे। पर मैं 1990 से देख रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा है, नहीं गिरता है। नहीं गिरता। FD का रेट जो 90s में या 95, 98 में 14% था, वो गिर के 6 हो गया है। पर अगर आप मुझे कोई भी एक कंपनी बोल दे कि हमने 7% से क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट गिराया, नहीं गिराया। अगर अभी आप SBI का रिजल्ट निकाल के देखोगे तो उनका रिजल्ट में आया है कि ट्रांजैक्टर्स बढ़ गए हैं, राइट। तो उनका प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया है। तो क्रेडिट कार्ड का जो मज़ा है, 45 डे का क्रेडिट फ्री पीरियड, लोग समझ गए उसको कैसे यूज़ करना है। सही बात है, राइट। तो बहुत ज़रूरी है कि प्राइसिंग शुड बी डन बेस्ड ऑन रिस्क, नॉट बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट। सही है। आपको क्या लगता है, सिगरेट जब बिकेंगे उसमें आधार लिंक हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से वहाँ तक पहुँचने में हमारे को बहुत टाइम लगेगा। नहीं, कितना इजी हो जाएगा बताइए। गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा लगे हुए हैं इसमें। अभी तो बैंक अकाउंट पे इतना हल्ला होता है कि क्यों चाहिए, सिगरेट पे तो बहुत दूर है। अच्छा, तो लेट्स कंटिन्यू विद पीयर टू पीयर वाला। तो अगर मुझे बोरो करना है तो बहुत सिंपल हो गया, आपके प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा एज अ बोरोर अपने आप को। और एक चीज़ अच्छा है कि मेरा कोई क्रेडिट स्कोर का मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसमें? हमारे में 700 का है। आपका में 700 है? आप तो अच्छे लोगों को खाली लोन दिलवा रहे हैं। नहीं,
अब देखिए 500 वालों का क्या होगा फिर? हमारा काम ही है अच्छे लोगों को, देखिए बुरे लोगों को लोन देना। उन्होंने अपनी क्रेडिटबिलिटी खुद खराब करी है। हाँ, पर कोई तो उनको भी देखने देखेगा। देखिए ये तो वही बात होगी कि IIT IIM वाले सब अच्छे होते हैं। अरे अच्छों को लोगे तो अच्छे ही तो होंगे। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कि उसमें एक क्राइटेरिया खाली क्रेडिट स्कोर नहीं है, हाँ उसमें और बहुत क्राइटेरियाज है। जैसे सपोज कर लीजिए आपकी इनकम ही 15,000 रुपया है, हाँ। तो क्या आप 15,000 रुपये का लोन चुका सकते हैं हर महीने? नहीं चुका सकते, तो वो भी एक क्राइटेरिया है। अच्छा। राइट। अब हम तो सब जगह नहीं पहुंच सकते, हमारे को भी तो हम 10 सिटी या 12 सिटी में काम करते हैं, हम उसी को देखते हैं। प्लस हमारे को हमारा इन्वेस्टर हमसे रिटर्न चाहता है। तो यू आर अ प्रो इन्वेस्टर पर्सन। तो आपके यहाँ का कोई इन्वेस्टर आएगा तो उसको वैसा ही लोग मिलेंगे जिनका प्रोफाइल अच्छा है। दूसरा एक और जो हम करते हैं, सपोज कर लीजिए कोई 10 लाख रुपए हमारे साथ इन्वेस्ट किया, हाँ। तो हम उसका 10 लाख को एक आदमी को नहीं देते, हम उसको ब्रेक करते हैं इन यूनिट्स ऑफ 1,000 रुपी एंड डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस 1,000। सो एक तरह से क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा। तो कोई 15,000 रुपये हमसे लोन ले रहा है तो उसके पीछे 15 इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, 1,000 रुपये करके। हाँ। तो जनरली एवरेज साइज क्या होती है लोन की? हमारी 25,000 रुपये की एवरेज टिकट और कितने इन्वेस्टर्स जनरली इसके पीछे रहते हैं? 8 से 10 मिनिमम। और एक टिपिकल इन्वेस्टर जो वहाँ है, आपके प्लेटफॉर्म पर एग्जांपल लेते हैं, कितना रुपये उसने डाल रखा है एवरेज में? 4 से 5 लाख रुपए। 4 से 5 लाख रुपए। और कितने लोगों को उसने दे रखा है पैसा? 4 से 5 लाख स्प्रेड ओवर हाउ मेनी पीपल? 600 से 700, क्योंकि हर महीने जो रीपेमेंट आता है हाँ। उसका 2 हिस्सा होता है, एक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। हाँ। इंटरेस्ट को हम कहते हैं पैसिव इनकम। हाँ। तो हम हर महीने उसको भेज देते हैं और जो प्रिंसिपल हम उसको रीइन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या उससे शुरुआत में 500 लोन बनता है, धीरे धीरे 600 से 700 लोन बन जाता है। ये तो गजब डाइवर्सिफिकेशन है। इसमें तो रिस्क बहुत ही कम है। कितने आदमी डूब जाएंगे? तो इंडिया में आज के तारीख में अगर हम ब्यूरो रिपोर्ट देखें, हाँ। डिपेंडिंग ऑन विच कैटेगरी, बट एवरेज में देखें तो अनसिक्योर्ड लोन पे हाँ। 2 से 2.5% का रिस्क है। बस। अरे बट ये कोविड में इतना जो चिल्ला चिल्ली हुआ था, NBFCs के डूब रहे हैं, 10-12% हो गए सबके। उसमें 2-3 रीजन थे। हाँ। एक एसेट लायबिलिटी मिसमैच। देखिए कोविड में टाइम में क्या हुआ, NBFCs आर नॉट एबल टू कलेक्ट द मनी, पर उनका जो डिबेंचर मैच्योर कर रहा था या कोई बॉन्ड मैच्योर कर रहा था, उनको तो पैसे देने हैं। या फिर जो क्रेडिटर था NBFC को बोलता था मेरे को रिवाइज करना है, टर्म्स को रिवाइज करना है, तो अगर उन्होंने 13% पे लिया, उन्होंने 14-15% कर दिया, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी उड़ जाएगी। तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच का एक बड़ा चैलेंज था वहाँ। दूसरा, कोविड एक वंस इन अ ब्लू मून इवेंट है, कोई इसका प्रिपरेशन नहीं कर सकता। पर मैं इसको एक MFI सिचुएशन में लेके जाता हूँ। MFI टुडे, हमने उस इंडस्ट्री को आंध्र प्रदेश का जब 1998 में बंद करवा दिया था एक बार, हाँ। राइट, नहीं 2008 में बंद करवा दिया था। आज हम 2023 में हैं। तो अगर आप देखो वो जर्नी, आज 6 करोड़ महिलाओं को लोन मिला है। 6 करोड़ महिला, 6 करोड़, इट्स अ बिग नंबर। वेरी बिग नंबर। और ये सब वर्किंग महिलाएं हैं? सब सेल्फ एम्प्लॉयड महिलाएं हैं। बाप रे बाप। कोई चाय का दुकान चलाता है, कोई फूल का दुकान चलाता है, कोई दर्जी का दुकान चलाता है। बदल गया लाइफ वहाँ पे, राइट। फिर उसमें आप देखो तो ऐसे इवेंट्स, कोविड जितने बड़े इवेंट नहीं, पर अगर आप देखें तो केरला का फ्लड्स आया था, गुजरात में अर्थक्वेक आया था, राइट। फिर अपना डीमोनेटाइजेशन आया था। अब वो फूल वाला बेचेगा क्या डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे? किसी के पास पैसे ही नहीं थे खरीदने के लिए। तो ये सारे इवेंट्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, पर वो फिर गिर के लेस देन 1% ऑफ NPA MFI में आ जाता है। अच्छा, राइट। तो ब्लिप तो रहेगा ही। देखिए तो कोविड के समय आपका प्लेटफॉर्म पे भी प्रॉब्लम हुआ होगा? सबको हुआ, बट वो इवेंचुअली लोग पे कर देते हैं बाद में ना। अब बताइए कि कोई 30,000 रुपये लेके हाँ। 27 साल का उम्र में, राइट, जिसके सामने में अब सामने गाड़ी खरीदना है, घर खरीदना है, कोई शादी करवानी है घर में, पिताजी के लिए हो सकता है अगर कम इंश्योर्ड है तो उसके लिए भी लोन चाहिए उसको। तो वो इस 30,000 रुपये को मार के अपना क्रेडिट स्कोर तो उसका खत्म कर देगा, क्योंकि हम रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारी रिपोर्टिंग और बैंक की रिपोर्टिंग का वेटेज इक्वल है। अच्छा, ये नहीं है कि उनका रिपोर्टिंग हमसे बढ़िया है, हम भी एक रेगुलेटेड एंटिटी है। और वही मतलब तुम्हारा पैसा हमारा पैसा कुछ नहीं है, बराबर ही होना चाहिए। बराबर है। हाँ। तो अगर हमने रिपोर्ट किया कि वो हमें पैसा नहीं दे रहा, उसका स्कोर गिरते चला जाएगा। और जब वो
550 पे आ जाएगा, तो कोई ऐसी रेगुलेटेड एंटिटी काम नहीं करेगी आपके साथ में। आपको अनरेगुलेटेड एंटिटी के पास जाना पड़ेगा, जो आपसे 150-200% का ब्याज लेके आपको पैसा देगा, पर आप उसमें सकोगे कैसे? वो तो जमींदारी लोग तो है ही अभी भी सिस्टम में। तो ये एज एन इन्वेस्टर एक बार बात करें अपने, हम लोग क्या स्टॉक मार्केट वाले हैं ना, तो हमको वो भाषा समझ में आती है कि सामने ये कंपनी है, इसका स्टॉक प्राइस है, मैं जब चाहे निकल सकता हूँ, एंट्री किया, लॉस हुआ लॉस बुक करके निकलो। अब मेरे को फ्रॉम अ इन्वेस्टर में, मेरे जो ELM के फेस टू फेस के लर्नर्स है वो स्टॉक मार्केट वाले ज़्यादा है, तो उनको अगर सपोज इस तरह का प्लेटफॉर्म पे ट्राई करना हो कि 50,000 से ट्राई करते हैं, तो उसके ये क्वेश्चंस हैं कुछ हाँ। कुछ कि मेरा रिस्क को मैं कैसे कंट्रोल करूं, अगर कोई डूब रहा है तो फिर उसमें आपका क्या रोल रहेगा, कितना रिटर्न मेरे को एक्सपेक्ट करना चाहिए रीजनेबल, कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो आई एम ओके टू हैव अ रीजनेबल रिटर्न। तो ये सब कुछ जो भी आपके माइंड में आ रहा है बोलिए। तो पहले तो अगर आप सपोज कर लो 50,000 रुपये से अकाउंट खोलते हो, तो आपको 1,000 रुपये से ज़्यादा एक भी लोन पे नहीं देना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आप कंजर्वेटिव रिस्क लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे 3 तरह के रिस्क है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, हाई। आप कंजर्वेटिव में लीजिए, ओके। राइट? तो उस पर आपको 13% का रिटर्न आ जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? देखिए, हम सब सोचते हैं कि कंज्यूमर लोन 8% पे मिलता है, नहीं मिलता है। खाली हाउसिंग लोन 8% पे मिलता वो है, तो ऑब्वियसली। राइट? और आज के तारीख में फिनटेक्स हैं, बैंक्स हैं, राइट? मैंने क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट बोला 44% है, हाँ। तो वो तो यूसरी नहीं है ना, वो तो अंडर RBI गाइडलाइंस 44 है, तो उतना तक का इंटरेस्ट होता है, पर उसमें डेलिंक्वेंसीज भी आएंगी, फिर भी आपको 13% का रिटर्न, 1% पर मंथ का पैसिव इनकम मिल सकता है। बहुत सही है। राइट। बहुत सही दूसरा, इसमें डाइवर्सिफिकेशन प्लेज अ बिग रोल। देखिए, आप डेट फंड पे देते हैं, मैं नॉट खिलाफ हूँ या कुछ, पर मैंने देखा कि हम लोग सब डेट फंड में पैसा डालते हैं, वो फंड मैनेजर AAA रेटेड कंपनी में 6-7 में डालता है बड़े बड़े पैसे, वो 6-7 में एक में ही प्रॉब्लम आएगा, तो 1,000-2,000 करोड़ का एक बार में प्रॉब्लम आता है। पर यहाँ पे तो हमारा इतने डाइवर्सिफाइड है, हमारा खुद का पोर्टफोलियो इतना डाइवर्सिफाइड है, तो उसके कारण कोई भी एक कस्टमर को इतना रिस्क नहीं आ सकता। हमारे कोविड टाइम पे भी, बिकॉज ऑफ द लार्ज डाइवर्सिफिकेशन, पीपल हैव नॉट लॉस्ट कैपिटल। कितने आज तक लोगों ने आपके प्लेटफॉर्म से लोन ले लिया है? हमारे पास में आज के तारीख में हम 60 से 70 हज़ार लोन कर चुके हैं। अच्छा, और कितने लोग हैं? वही 70,000 लोग हैं? हाँ, हमने एक मतलब, एक्चुअली आपने क्राइटेरिया भी बहुत स्ट्रिक्ट कर रखा है। 700 के ऊपर वाले बोरोवर्स बहुत ही क्वालिटी बोरोवर्स हैं, तो आप क्वालिटी पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, आप क्वांटिटी नहीं करना चाहते। नहीं, हमें चाहिए कि जो कस्टमर रीपे कर सके, एक कैपेसिटी, एक कैरेक्टर। कैपेसिटी है कि उसकी इनकम है, और एक कैरेक्टर है कि उसने पहले चुकाया है। देखिए, लोग जो मुसीबत में आते, सपोज मैं कोविड में टाइम पे मेरी लॉस हो गई जॉब, पर कोविड तो आज खत्म हुए 1.5 साल हो गया। अगर उसको नौकरी मिली और उसने उसके बाद में भी पेमेंट नहीं शुरू किया है, तो उसका कैरेक्टर खराब है। उसको आप कुछ भी कर लो, वो नहीं देगा किसी को। देगा जब उसको रियल में तकलीफ आएगी और ज़्यादा, तब वो आएगा आपके पास में। तो आपको कैरेक्टर देखना ज़रूरी है, और अगर वो रीपेमेंट शुरू कर देता वापस, तो उसका स्कोर बढ़ जाता। अच्छा, जब कोई बोरो करता है, मैं तो उतना बोरो नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं पता है, जब बोरो करता है तो पर्पस भी पता रहता है कि अपने को क्यों बोरो कर रहा है? तो बाय नाउ पे लेटर में पर्पस पता होता है अच्छा। कि ये जूता खरीद रहा है, ये फ़ोन खरीद रहा है, अच्छा। ये कुछ। फिर दूसरा एक है कि पॉइंट ऑफ सेल फिनेंसिंग। आज की तारीख में जैसे आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो, वहाँ पे भी फिनेंसिंग, तो उस जगह पे मालूम रहता है, पर प्योर पर्सनल लोन पे नहीं मालूम पड़ता है पर्स की क्या है। बट आप पूछते भी नहीं है क्या? पूछ के फ़ायदा क्या, क्योंकि हम ट्रैक नहीं कर सकते। तो ये वो इन्वेस्टर जो है, कई लोग है ना, लोन लेके शेयर बाजार में खेल लेता है, ठीक है, तो इन्वेस्टर को ये डर लगता है, लेंडर को, कि इसको पैसा देंगे ये खेलेगा शेयर बाजार में, ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा बैठ के, तो वो आप कंट्रोल करते हैं? नहीं, मैं कहूँगा हम नहीं करते, पर हमारा टिकट साइज इतना छोटा है कि, बल्कि हमारा ज़्यादा इशू रहता है कि वो रम्मी पे नहीं खेल रहा है। अच्छा। तो हम जब अकाउंट पढ़ते हैं, तो अगर हम इसमें बहुत ट्रांजैक्शन गैम्बलिंग का दिखता है, तो वो भी एक हमारा क्राइटेरिया है कि हम उसको पैसे नहीं देंगे। तो आप जो ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं, आपके पास SMS का एक्सेस है? हाँ जी, अकाउंट एग्रीगेटर से भी मालूम पड़ता है ना। कैसे अकाउंट एग्रीगेटर को कैसे पता है रम्मी में अकाउंट खोला है कि नहीं? नहीं, वो डेबिट होगा ना, वो बैंक का वो ट्रांजेक्शन भी तो UPI भी है। ट्रांजैक्शन करेगा, तो उससे भी मालूम पड़ता है हमें। तो हम वो सब भी देखते हैं कि भाई, अगर ये गैम्बलिंग ही कर रहा है और हर दिन रात को कर रहा है, और उसमें अभी लास्ट महीने 15,000 खोए हैं, तो हम क्यों दें उसको?
अच्छा, एक बात बताइए, ये जो ऐप डाउनलोड आपका हो रखा है, हमारे स्टॉकेज के हम लोग जब डाउनलोड करवाते हैं तो हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन का एक्सेस लेते हैं, ऑल्दो हम लोग बहुत ज़्यादा उसका कुछ करते ही नहीं है, बिकॉज गूगल ने बोल रखा है भैया परमिशन मांग लो, बट हमको को लेना देना नहीं है उससे। बट लैंडिंग कंपनी को तो बहुत डीप इंसाइट चाहिए, तो आप तो उसका इन्फॉर्मेशन लेके कैरेक्टर मैपिंग कर ही रहे हैं उसका। हम तो सब परमिशन लेके करना पड़ता हाँ, वो परमिशन तो लेना ही पड़ेगा। है और उसका स्टोरेज भी हमें सिक्योर्ड वे में करना पड़ता है। और हम जितना कोशिश करते हैं हम उसको रॉ डेटा को, पर्सनल डेटा नहीं पढ़ते। अच्छा। आपके दो तरह के एसएमएस होते हैं। हाँ। एक सपोज कर लो हम दोनों दोस्त हैं, हाँ। मैंने आपको कोई पर्सनल मैसेज भेजा, हाँ। राइट, वो नहीं पढ़ेंगे। आपका जो फिनेंशियल डेटा आता है, राइट, वो पढ़ते हैं। अच्छा, उसका एक तरीका है पढ़ने का, तो हम वो पढ़ते हैं। बेसिकली उसका पर्पस खाली एक ही है कि कैरेक्टर मैपिंग करो, पता करो कि वो कर क्या रहे हैं, और कोई पर्पस नहीं है। सो इसीलिए ज़रूरी है किसी भी ऐप को डाउनलोड करो तो आरबीआई रजिस्टर होना चाहिए, या सेबी रजिस्टर, आरबीआई रजिस्टर, ठीक है ना। उसके बिना नहीं करना है कुछ भी ऐप डाउनलोड, नहीं तो गूगल बाबा तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐप प्रमोट करता रहेगा, बिकॉज प्रमोट करने के लिए उसको भी पैसा देना पड़ता है। करेक्ट। तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स तो वैसे नहीं हुए, एक अच्छी बात है कि क्वालिटी बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर्स कितने हैं? इन्वेस्टर्स जब से हमने ऐप लॉन्च किया है बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है उनको ऐप के बिगर काम नहीं चलता। तो एग्जांपल देता हूँ, कल संडे था। संडे को मैं नहीं सोचता कि लोग अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। हमने कल ही कम से कम 25 इन्वेस्टर विदाउट एनी ह्यूमन टच एक्वायर किए, विदाउट एनी ह्यूमन टच। हमारा अब ऐसा प्रोसेस है कि कोई भी अपना अकाउंट हमारे प्लेटफॉर्म पे विद इन 2 to 3 मिनट्स इन्वेस्टर, और उनसे कोई परमिशन लेते, जो हम बोरोवर से लेते हैं, हमको इनसे इन्वेस्टर के बारे में कुछ नहीं जानना एक्सेप्ट उसका बैंक अकाउंट और केवाईसी, थोड़े बहुत जो हमें चाहिए डेटा वो चाहिए, और वो यूपीआई या एनईएफटी के थ्रू इमीडिएटली पैसा भेज सकता है और इन्वेस्ट शुरू कर सकता है। सही है। हमने म्यूचुअल फंड से और कुछ सीखा, तो हमने सीखा कि एसआईपी करो, छोटे छोटे हर हैबिट फॉर्मिंग काम करो जिससे लोग, तो हमने वो भी शुरू किया है साल भर से। हमारा पोर्टफोलियो उसके कारण बहुत अच्छा बढ़ रहा है, लोगों को हैबिट फॉर्म हो रही है सेविंग की। और तीसरा हमने ये किया कि हम सबको मंथली इनकम भेज देते हैं, वाइल इट इज़ ऑप्शनल। हम उनको कहते हैं कि आप इनकम अपने हर घर लेके जाओ, चाहे उसको आप वापस से स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो इनकम से आप इन्वेस्टमेंट और कहीं करो। वाह, क्या बात है। तो ये जनरली क्या होता है कि एनबीएफसी इज़ मेंट टू लेंड, बट इस केस में मैं देख रहा हूँ कि हर इंडिविजुअल एक तरीके से एनबीएफसी हो गया, और भी लाइसेंस लेंगे, रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज कीजिए आज आप एनबीएफसी शुरू करना चाहते हैं, घर में है पैसा, तो सबसे पहले तो आपको आरबीआई के पास जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा, और 5 करोड़ का कैपिटल लगाना पड़ेगा। उसके बियॉन्ड वो तो कैपिटल लाइसेंस के लिए है, पर टेक्नोलॉजी, ह्यूमन हु अंडरस्टैंड द प्रोसेस, सी इसमें एक काम नहीं है, कम से कम 15 सब कैटेगरीज ऑफ काम है। ओरिजिनेशन मार्केटिंग का एक अलग काम है, सेल्स का अलग काम है, टाइप का अलग काम है, अंडरराइटिंग का काम है, उसके लिए एल्गोरिथम बनाने के लिए वैसे लोग चाहिए, राइट, फिर कलेक्शन का काम है। तो ये सब सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं एज ए मोनिक्सो। दूसरा, जहाँ पे रिटर्न है, अगर आप बजाज फिनसर्व का भी रिटर्न निकाल के देखें, जो कैपिटल डिप्लॉयड है, 4% का रिटर्न है कैपिटल डिप्लॉयड पे। मतलब कॉस्ट माइनस रियलाइजेशन 4% होता है। हाँ, कॉस्ट माइनस सब कुछ निकाल के 4% का रिटर्न आएगा ऑन इक्विटी। सही है। यहाँ पे आपको 13% का रिटर्न मिल रहा है। क्यों, कॉस्ट भी तो है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है। वो हमारे में आ गया ना। तो अगर आप देखें, इसको हमने फ्लिप कर दिया है। पहले अगर आप बैंक को 8% पे या 6% पे पैसा दे रहे हैं, तो बैंक ज़्यादा कमा रही है। अब हम आपको उल्टा कर दिए, हम बोले इन्वेस्टर आप रिस्क ले रहे हो, आप ज़्यादा कमाओ, हमें कम दो। समझ, राइट। तो ये कोई लिमिट है इसमें? इसमें अभी आरबीआई ने एक लिमिट दिया है बोरोवर के लिए, कि कोई भी बोरोवर 10 लाख से ज़्यादा नहीं ले सकता। 10 लाख बहुत अमाउंट होता है। हमारे प्लेटफॉर्म पे हम किसी को भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं देते। और हमारे पास 3 प्रोडक्ट है अभी, और हम चौथा ऐड करने वाले हैं। एक प्रोडक्ट है सोशल इम्पैक्ट लोन, जो हम रूरल वुमेन को देते हैं। दूसरा है सैलरीड का, सपोज कर लो कोई 30,000 रुपये कमा रहा है, तो हम उसको 15 से 18,000 रुपये देंगे 3 से 6 महीने के लिए।
राइट, शॉर्ट टर्म पर्सनल। और तीसरा हमने एक मुहिम शुरू किया है कि हम चाहते हैं हर कॉलेज स्टूडेंट अपना जब ग्रेजुएट करे तो क्रेडिट स्कोर भी लेके जाए। जैसे कि हर जन एक तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी भी है, उस ऐप में हम फाइनेंशियल लिटरेसी वीडियो भी डाल रहे हैं। हाँ तो हम चाहते हैं कि जैसे हर 21 साल का लड़का या लड़की एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेता है, वैसे एक क्रेडिट स्कोर बना के ग्रेजुएट करें। सही है। तो छोटा 500,000 रुपये का 1000, 2000, 3000 रुपये से ज़्यादा का लोन नहीं देते, वो और वो 3 महीने में चुकाना है। बड़ो तो देखिए आदत, ये तो आप आदत डाल देंगे। नहीं, आदत नहीं डालेंगे, हम बोले ना उसको, हम चाहते हैं उस क्रेडिट स्कोर बनाए बस। से बाद में लेगा तो अभी छोटा से चालू कर ले। और इसका एज होता है, इतना एज के ऊपर ही आप जा सकते हैं। 18 एंड अबव तो कॉन्ट्रैक्चुअली हो जाता है। अच्छा। और कॉलेज में ही पहुंचने से 18 हो जाता है। हाँ राइट। पर उसको हम एजुकेशन करते हैं साथ में। हम ये नहीं कहते कि ये कंज्यूम कर लो, कुछ कर लो। हम बोलते हैं कि तुम अपने फ्रेंड से, देखिए हर हॉस्टल वाला एक दूसरे फ्रेंड का खाता चलते रहता है, पान वाले के पास में या अंडे वाले के पास में खाता चलता है, पर उससे क्रेडिट स्कोर नहीं बनता। हम बोलते हैं तुम क्रेडिट स्कोर बना लो। जो ये प्रॉब्लम आया कि आप बैंगलोर शिफ्ट करके काम करोगे और आपको रेंट नहीं मिलेगा, रेंटल पे घर, वो नहीं होना चाहिए आपके साथ में। राइट। तो ये हमारा बोरोअर साइड का है। इन्वेस्टर साइड में आरबीआई ने लिमिट डाला है 50 लाख रुपीज़ 50 लाख रुपया पर पैन कार्ड। पर पैन कार्ड, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, 50 लाख रुपया। 50 लाख तो बहुत होता है। हाँ अरे जो रिटेल इन्वेस्टर शेयर बाजार में उतरा हुआ अभी, उसके पास तो 1.5-2 लाख रुपए ही है। करेक्ट। तो वो शेयर बाजार में डाल रहा है, थोड़ा पैसा इधर भी डाल के ट्राई तो करे। मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट हर, जैसे म्यूचुअल फंड को टाइम लगा, हाँ वैसे इसमें भी टाइम लगेगा। पर अब क्या है, इतना डिजिटल अवेयरनेस हो गया है, एंड यंगर जनरेशन डज नॉट वांट फिजिकल एसेट, दे वांट फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये घर घर पहुंचेगा, फास्टर पहुंचेगा, और इसमें एक डाइवर्सिफिकेशन है। आप खाली हर पैसे म्यूचुअल फंड पे तो नहीं डाल सकते। आप लार्ज कैप के कोई भी फंड ले लो, सेम पोर्टफोलियो है, तो रादर देन हैव 3 लार्ज कैप, आप उसका एक हिस्सा इसमें डालो। सही। राइट। अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो बियॉन्ड म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, क्योंकि ये रिटर्न अच्छा दिखता है। सही। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मेरा कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये इंसान अच्छे हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट आप तक लीजिए। मुकेश भाई, बहुत मज़ा आया। मेरे को ग्रेट लर्निंग एक्सरसाइज कि लेंडिंग के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। ऐसा कि मैं कभी ना बोरो करता हूँ ना देता हूँ। ऑल्दो कलकत्ते में ये जो आप कह रहे हैं ना, ये पूरा रुक्का सिस्टम जो होता है ना, जो सदियों से चले आ रही है, हुंडी रुक्का, वो यही तो था कि पैसा देने वाले और लेने वाले के बीच में एक ब्रोकर रहता था जो सोसाइटी में ट्रस्ट वर्दी था, और लोगों को पता था कि इसके साथ अपने को रिलेशनशिप अच्छा रखना, नहीं तो ये बदनामी करेगा, तो बच्चों की शादी नहीं होगी बाद में। करेक्ट। सो दिस वाज मोर ऑफ अ कम्युनिटी लेड, अब पूरा टेक लेड हो गया एक्सरसाइज। करेक्ट। एक्चुअली मेरे लिए, जब से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राइट, तो एक्चुअली मुझे जाना चाहिए था कॉर्पोरेट बैंक में। हाँ पर मैं जब कंज्यूमर बैंक ज्वाइन किया, तब से मेरे को एक्चुअली रिटेल लेंडिंग से प्यार हो गया। हाँ और मैंने इसको अलग अलग जगह देखा है, कैसे ये अपलिफ्ट करती है सोसाइटी को, ये कैसे बिकम्स अ फ्यूल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। और हम तो कह रहे हैं 3 ट्रिलियन से हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, तो उसमें कंजम्पशन तो चाहिएगा ना। चाहिएगा। और हमारे और चाइना में फ़र्क क्या है? चाइना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ है, और हम अपने ही कंट्री में बनाते हैं, अपने ही कंट्री में खाते हैं, तो उसका तो मज़ा ही अलग है। सही बात, सही है। सो दोस्तों, ये था पूरा लेंडिंग के बारे में A to Z, एंड आई एम श्योर आपको इससे लर्निंग मिलेगी। मुझे बहुत लर्निंग मिली, एंड आई थिंक आई विल हैव टू रिकॉर्ड मोर सच वीडियोस। तो अभी फॉर्चुनेटली मुकेश भाई, क्योंकि कैलकाटा में इनका फैमिली का बेस है, तो इट वाज ईजियर फॉर मी टू कैच हिम। होली में आप आए हैं यहाँ पे, तो एडवांस में हैप्पी होली टू यू। हैप्पी होली, हैप्पी होली टू ऑल द ऑडियंस। और तो वीडियो होली के बाद आएगा, बट एटलीस्ट मैं आपको विश कर देता हूँ। तो ऐसे और कोशिश करूँगा 2-3 और गेस्ट लेके आएँ जो लेंडिंग के बारे में और बातें करें, ताकि गुड लोन और बैड लोन, और एज एन इन्वेस्टर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म को, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वर्थ शेयरिंग, एंड कमेंट में लिख के बताइएगा कि और इस तरह के क्या टॉपिक आपको चाहिए जिस पे और मेहनत करूं मैं। और फेस टू फेस शेयर बाजार का तो करेंगे, साथ में ये एड ऑन नॉलेज कुछ मिले, तो इससे होलिस्टिकली हमारा फाइनेंस का डेवलपमेंट होगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।